हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। योर सन नीड्स हेल्प। अनीका के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। रोहित अनीका की तरफ मुड़ा और गार्ड्स को इशारा किया कि वह अनीका को आने दे। रोहित ने अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट की कि वह कॉन्फ्रेंस रूम में बैठें, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे अनीका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड दौड़कर रोहित के पास आ गए। गार्ड्स ने अनीका को डिस्टेंस बनाए रखने का इशारा किया। गार्ड्स अपनी बंदूकों के साथ अलर्ट थे। मारवा कंपनी के दुश्मन कब किस तरह अटैक करें यह किसी को पता नहीं था। गार्ड्स को हर सिचुएशन के लिए सावधान रहना था। अनीका की बात सुनकर रोहित शॉक्ड हो गया। उसने अनीका से पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अनीका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। अनीका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनीका को खुद की सेफ्टी से ज़्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। अपने कंधे से लटके पर्स के बेल्ट को अनीका ने कस के पकड़ लिया। गार्ड्स की ओर देखते हुए अनीका ने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आई थिंक यू शुड हेल्प योर सन। वह किसी मुसीबत में है। यह सुनकर रोहित की हैरानी और बढ़ गई। उसने अनीका से फिर से पूछा, आप कहना क्या चाहती हो? प्लीज़ साफ साफ बताइए। अनीका और भी कंफ्यूज हो गई, क्या बात करे। अनीका तो लिफ्ट में मिली औरत को जानती तक नहीं थी। अनीका ने रोहित को समझाने की कोशिश की, देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है आपके बेटे की उसकी ट्यूशन टीचर मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। बच्चे कभी कभी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा कहा गया एक झूठ उनके लिए। रोहित ने बीच में ही अनीका की बात को रोक लिया। एक्सक्यूज़ मी, आप क्या कहना चाहते हैं? अनीका को पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरह रोहित को समझाए। अनीका का पैनिक बढ़ता जा रहा था। वह कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। अनीका ने लंबी सांस भर के रोहित को की आंखों में आंखें डालकर बोली, देखिए मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसकी आपकी ज़रूरत है। इतना कहकर अनीका वहाँ से चली गई। अनीका को इस तरह दौड़कर वापस जाते देखकर रोहित के एक गार्ड ने कहा, सर मुझे लगता है यह लड़की आपकी बहुत बड़ी दीवानी है, किसी न किसी तरह आपकी नज़रों में आना चाहती है। तभी एक दूसरे गार्ड ने कहा, सर आज तक हज़ारों लड़कियों को आपके पीछे घूमते हुए देखा है, मगर एक बात तो है, यह लड़की बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग है। सारे गार्ड्स थोड़ा हंसने लगे। तभी रोहित ने गार्ड्स को एक बॉस वाली लुक दी और सारे गार्ड्स फिर से टेंशन में आ गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनीका हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्ट से ज्योति शर्मा का बेड नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने सिस्टम में चेक किया और अनीका से कहा, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 32। जैसे ही अनीका लिफ्ट की ओर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोककर कहा, एक्सक्यूज़ मी मैम, आपको इस फॉर्म पर अपना नाम लिखना होगा और ये विजिटर आईडी गले में पहनना होगा। अनीका ने फॉर्म भरने के लिए पेन उठाई। फॉर्म पर नाम लिख दिया, डॉक्टर अमृता गुलेरिया। अनीका को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर डॉक्टर अमृता की पहचान छुपाकर आई है। उसने किसी तरह वह फॉर्म अपने पर्स में डाल लिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को यह थोड़ा अजीब लगा, मगर हॉस्पिटल में उसने इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब लोगों को अटेंड किया था। अनीका के पास से फॉर्म लेकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे लिफ्ट का रास्ता दिखाया। अनीका रूम नंबर 32 के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। अनीका के कदमों की आवाज़ सुनकर प्रीति ने ऊपर देखा। जैसे ही उनसे अनीका दिखी, वो दौड़कर अनीका से लिपट गई। प्रीति जोर जोर से रोने लगी। अनीका ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए फिर से उसे बेंच पर बैठाया। प्रीति को गले लगाकर अनीका ने कहा, शांत हो जाओ प्रीति, कुछ नहीं होगा बुआ को, मैं हूँ ना। अनीका के आने से प्रीति की थोड़ी हिम्मत मिली। जैसे प्रीति थोड़ी शांत हुई, अनीका ने उसे कहा, मुझे बुआ के पास लेकर चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा खोलकर अनीका और प्रीति अंदर आए। अनीका ने देखा ज्योति बुआ हॉस्पिटल बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। ज्योति बुआ के हाथ से स्लाइन लगी थी। उसके सर से लंबे लंबे मॉनिटरिंग वायर लगे थे जो एक मशीन से कनेक्टेड थे। अनीका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ का शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा था। सिर्फ मशीन में होती हलचल से पता चलता कि पेशेंट सांस ले रहा है। अनीका को अचानक बुआ का चेहरा कुछ धुंधला लगने लगा। अनीका की आंखों में आंसू थे। प्रीति के सामने अनीका को हिम्मत दिखानी थी। वो ईईजी मशीन के पास गई और रीडिंग चेक करने लगी। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनीका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनीका समझ गई कि ऑपरेशन काफ़ी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त
ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। ऐसे ऑपरेशन के लिए 4 से 5 एक्सपीरियंस सर्जन्स की ज़रूरत होती है। बेड की दूसरी तरफ प्रीति मुंह पर हाथ रखे अपना रोना दबा रही थी। प्रीति रिपोर्ट्स पढ़ रही अनिका के पास आकर बोली, डॉक्टर कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। आगे बोलने से पहले प्रीति के आंसू फिर बहने लगे। उसकी सिसकियाँ तेज होने लगी। अनिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। अनिका को इस वक्त इमोशंस से ज़्यादा प्रीति बुआ को बचाने में कंसंट्रेट करना था। उसे रोती हुई प्रीति से पूछा, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? प्रीति अनिका को सुनकर चौंक गई। उसने कहा, हाँ दीदी, वो तो यहाँ के डीन हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? अनिका ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, वो बस मैंने उनका नाम सुना है, तुम मुझे उनके पास ले चलो। प्रीति अनिका को लेकर डॉक्टर अग्रवाल की ऑफिस की ओर चलने लगी। अनिका को रिपोर्ट देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर कोई और सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 to 17% होंगे। जब अनिका और प्रीति ऑफिस पहुंचे तो डॉक्टर अग्रवाल अपनी कैबिन से बाहर निकल रहे थे। प्रीति और अनिका को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से कहा, हेलो यंग लेडी, एंड हु इज़ दिस ब्यूटीफुल गर्ल विद यू? प्रीति ने डॉक्टर अग्रवाल और अनिका को इंट्रोड्यूस करवाया। दीदी, ये डॉक्टर अग्रवाल हैं, एंड डॉक्टर अग्रवाल ये अनिका दीदी हैं। ये मम्मी के बारे में आपसे बात करना चाहती है। डॉक्टर अग्रवाल का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला, प्रीति और अनिका को अंदर बैठने को कहा, फिर एक वार्ड बॉय से लड़कियों के लिए कॉफ़ी लाने को कहा। डॉक्टर अग्रवाल अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू फॉल्स होप गर्ल्स, मिस्टर शर्मा इज़ क्रिटिकल। उनका इलाज करना मुश्किल है, ऐसी सिचुएशन में हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर अग्रवाल ने ज्योति बुआ के स्कैन रिपोर्ट टेबल पर रख दिए, फिर एक मार्कर से अनिका को प्रॉब्लम समझाने लगे। देखो, ट्यूमर को सर के इस हिस्से से निकालना होगा, लेकिन ये काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। यू नीड अ ब्लडी गुड सर्जन टू दिस जॉब बिकॉज द पोजिशन ऑफ द ट्यूमर इज़ वेरी ट्रिकी। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की ओर देखकर समझाने लगे, जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फील्ड्स में हर प्रोजेक्ट हर मॉडल नहीं कर सकती, खास प्रोजेक्ट के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है, वैसे ही ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के अलावा अगर कोई करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये पता नहीं था कि जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे हैं वो ही द फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। अनिका ने स्कैन रिपोर्ट्स ध्यान से देखे और नज़रें रिपोर्ट्स पर रख के डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, डॉक्टर कैन आई ट्राई? डॉक्टर अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कंफ्यूज चेहरे से अनिका को पूछा, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज़ कम अगेन? अनिका स्कैन रिपोर्ट्स पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी, तभी केबिन का दरवाज़ा खोलकर कामनी और मनीषा को ले लिया। मनीषा ने अनिका को देखते ही डांट दिया, अनिका यह क्या तरीका है, बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर अग्रवाल से कोई नहीं मिल सकता, पता नहीं है कि तुम्हें कब मैनर्स सीखोगी। डॉक्टर अग्रवाल को मनीषा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स नीड्स नो अपॉइंटमेंट टू टॉक टू मी। अनिका की तारीफ अब कामनी के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामनी ने किसी तरह दबाया। डॉक्टर अग्रवाल चलकर कामनी के पास आए। उन्होंने कामनी की पीठ थपथपाकर अनिका से कहा, देखो अनिका, कामनी हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेस ज्योति शर्मा की रिपोर्ट इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को मेल की है और रिक्वेस्ट की है कि वे खुद आकर तुम्हारी ज्योति बुआ का ऑपरेशन करे। यह बात सुनकर अनिका अपना फ़ोन चेक करने लगी। कामनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना तो कोई रिक्वेस्ट की थी। मनीषा गुलेरिया कामनी के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर अग्रवाल से कहने लगी, डॉक्टर साहब, कामनी बहुत ही इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा अटैच है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी चेयर पर वापस बैठे और कामनी से पूछा, कामनी, डॉक्टर अमृता ने कोई जवाब दिया? कामनी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वह झूठ होगा। कामनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशंस देकर कुछ चेक करने लगी, फिर झूठ मूठ निराश होकर डॉक्टर अग्रवाल से बोली, नो सर, नो आंसर, आई थिंक वो बिजी होंगी। फिर उनके चार्जेस। मनीषा ने कामनी को बीच में ही रोककर कहा, कितनी बार कहा है कामनी, ज्योति बुआ के इलाज के लिए वह जो फीस मांगे मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे, आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मनीषा का यह चेंजर देखकर डॉक्टर अग्रवाल काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने मनीषा से कहा,
मिसेज सरमज लकी, जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। मनीषा ने एक बड़ी सी स्माइल दी और डॉक्टर अग्रवाल से कहा, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो बेटा। कामनी, प्रीति, अनिका डॉक्टर अग्रवाल को और भी पेशेंट देखने हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी जेब से पेन निकाली, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, अनिका, दिस इज़ माई पर्सनल नंबर। तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अनिका ने वह कागज़ पर्स में रख लिया। जब अनिका केबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका से पूछा, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविज़न पर? इससे पहले कि अनिका डॉक्टर अग्रवाल के सवालों का जवाब देती, कामनी ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर यह कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, यह तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला यह तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। अब 6 साल बाद लौटी है। अब जैसी भी है मेरी तो बहन है। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल की कॉरिडोर पहुंचकर अनिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लिया। कामनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आए। मनीषा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े। कामनी अपने एक हाथ की उंगली से गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाने लगी। वह बहुत खुश थी। बॉलरूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। उंगली में चाबी घुमाते हुए वह प्रीति के पास गई और कहा, देखो प्रीति, तुम तो जानती ही हो मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ज्योति बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल के बड़े से बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली है मैंने। अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। अनिका का ध्यान कामनी की बातों पर नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि किस तरह उसे ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना होगा। प्रीति को कामनी की बातों से एक उम्मीद दिखाई दी। प्रीति ने कामनी से पूछा, बोलो कामनी, क्या करना है हमें? दीदी, मम्मी के लिए ज़रूर करेंगी ना, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? मनीषा धीरे से अनिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका के सनग्लासेस उतार कर बोली, तुम्हारी माँ मरने से पहले वो जो 2 टके की फैक्ट्री तुम्हारे नाम करके गई थी, वो फार्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो बस। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामनी के नाम कर देगी। अनिका चलकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास गई। वो खिड़की से बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। उसे सोचता देखकर मनीषा और कामनी प्रीति को भड़काने लगे। देखा, आज तक कितने एहसान किए थे ज्योति बुआ ने इस पर। आज जब इसके पास मौका है एहसान चुकाने का तो किस सोच में डूबी है। प्रीति दौड़कर अनिका के पास गई। वो अपने दोनों हाथों से अनिका का कंधा और बाजू हिलाने लगी। वो एक ही रट लगा रही थी, दीदी प्लीज़ दे दो ना कंपनी, प्लीज़ दीदी दे दो ना। प्रीति की बातें जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा दिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, दीदी प्लीज़ बचा लो मम्मी को। अनिका ने अपने कंधों पर रखा हाथ प्रीति का पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से सरका दिया। प्रीति कुछ बात करे उससे पहले अनिका वहाँ से निकल गई। अनिका का यह रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। वो सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई अनिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज, टॉप फ्लोर। अनिका के स्वीट की डोरबेल बजी। रिया ने दरवाज़ा खोला। रूम सर्विस रिया ने ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा लाया था। बॉय ने पिज़्ज़ा डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने रिया से कहा, एंजॉय योर मील मैम। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देंगी, बाय। रिया को स्माइल देकर चला गया। जैसे ही रिया ने पिज़्ज़ा का टुकड़ा उठाया उसे कुछ याद आया। उस दिन फ़ोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी वो तो होटल लॉबी आया ही नहीं। रिया ने प्लेट में पिज़्ज़ा के 2 टुकड़े लिए। उसे पता था मम्मा ने सामने जाने से मना किया था, मगर उस दोस्त की बातें सुनकर रिया को लगा कि वो बहुत अकेला था। रिया उससे दोस्ती करना चाहती थी। रिया ने अपने स्वीट का मेन डोर खोला। धीरे धीरे वो सामने वाले स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। डोर बेल तक रिया का हाथ नहीं पहुंचता था। वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा आर्यन ने खोला था। दरवाज़ा खोलते रिया और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। रिया के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा किसी ने उनके सामने मिरर रख दी है।